चलो बच्चों, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कूलम्स लॉ का। जो पहला लेक्चर हो चुका था उसमें मैंने सिर्फ आपको चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह का होता है, चार्जिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। और आपको कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी, मेथड ऑफ चार्जिंग बताया था जिसमें फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था। और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई थी, क्वार्क के बारे में समझाया था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, अब आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल करेंगे और कूलम्स लॉ का को स्टार्ट करते हैं आज। अभी इसके पहले तो जो भी आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें सिर्फ चार्ज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग सिर्फ कूलम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। और कूलम्स लॉ को समझने के लिए मैंने उसको कुल 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वह होगा कूलम्स लॉ सिंपल इन स्केलर फॉर्मेट। ठीक, दूसरा फॉर्मेट होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तीसरा होगा कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, और चौथा आपका होगा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे इंटीग्रेशन करके हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, वो चौथा पार्ट होगा। और हर पार्ट पे हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि मेन आपका इस चैप्टर से न्यूमेरिकल है। कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल ही इससे ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके और अलग अलग पार्ट का फिर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कूलम्स लॉ का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्मेट। ठीक है, आइए। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक, कूलम्स लॉ आपका स्केलर फॉर्म में, देखिए इसमें क्या है। कूलम्स लॉ ये कहता है, साइंटिस्ट का नाम है, 1785 में इन्होंने एक लॉ दिया जिसकी हेल्प से हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ठीक, मान लीजिए उन्होंने ये बताया, इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, मान लीजिए चार्ज आपका Q1 है और ये दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दे आर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होगा क्योंकि चार्जेस किसी ऑब्जेक्ट पर होंगे, तो इस जो बॉडी का साइज है Q1 और Q2 का, जिस भी बॉडी पर है उसकी साइज़, या आप कह सकते हो उसका डायमेंशन, इस R के कंपेरेटिवली बहुत कम होगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस कहेंगे। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। अब समझते हैं क्या है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस R यूनिट डिस्टेंस पर हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों लॉज को, अब एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, चूँकि स्केलर फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, तो ये मॉड तो मैंने फर्स्ट टाइम लिख दिया कि चार्ज का हम लोग साइन नहीं रखेंगे फॉर्मूला जब स्केलर फॉर्मेट यूज़ करेंगे। जब वेक्टर फॉर्म लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। फिलहाल वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। तो अभी मैग्नीट्यूड है ये चार्ज का, यहाँ साइन को नहीं रखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे अभी। और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दूँ तो ये हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ध्यान रखिएगा मॉड है ये, बार बार इसको लिखा नहीं जा रहा है। और चार्जेस कहाँ पे अभी फ़िलहाल, चार्जेस अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कहाँ पे, एयर में है या वैक्यूम में है। R F इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2/r²। K स्मॉल के है, K को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच द चार्जेज आर प्लेस्ड। चार्जेस के बीच मीडियम क्या, उस पर डिपेंड करता है, साथ में फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज की यूनिट पर डिपेंड करता है, K की वैल्यूज़। ठीक है, K की वैल्यूज़ अगर मान लीजिए चार्जेस एयर में है या वैक्यूम में है, और फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज की यूनिट को हम SI सिस्टम में लेते हैं,
देन द वैल्यू ऑफ के इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट के इक्वल्स टू 1 अपान, या इसको पहले लिख लीजिए आप, 9 इंटू 10⁹ यूनिट क्या हो जाएगा बेटा के का यहाँ से, देखिए FR² अपान Q1 Q2 दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10⁹। ये कब का केस है, जब चार्जेज एयर में हो और यूनिट सारी हम लोगों ने क्या लिया है, SI सिस्टम में लिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। ये कहाँ पे है, वैक्यूम में या एयर में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, या हम इसको के को ही लिखे रहे हैं, इस वैल्यूज़ को के ही लिखें और के की वैल्यूज़ ये यहाँ पे है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये के स्मॉल के है। द वैल्यू ऑफ के, आप आगे ध्यान रखिएगा मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जहाँ के की वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इन मेनी इक्वेशंस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टेक्स मच सिंपलर फॉर्म इफ द वैल्यू ऑफ के इज रिटन इन टर्म्स ऑफ न्यू क्वांटिटी नेम एज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको के को लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी आपकी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इस फार्मूले से हम लोग इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। रही बात अब डायरेक्शन की, डायरेक्शन का भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दैट इज इफ बोथ आर ऑफ सिमिलर नेचर, दोनों का नेचर सेम है, देन द फोर्स क्या होगा, फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। तो इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर लगेगा। क्लियर, मतलब दोनों में फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, कभी भी दो चार्ज पे फोर्स निकालना, मान लीजिए आपका Q1 या आप कर सकते हैं Q है ये और ये भी Q है, दोनों पॉजिटिव है, तो पहले दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। इस लाइन के अलांग इस चार्ज पे इधर लगेगा और इस चार्ज पे इधर लगेगा। मान लीजिए कि एक चार्ज आपका नेगेटिव है -Q है और दूसरा आपका पॉजिटिव है, तो फिर इन दोनों चार्ज को पहले ज्वाइन करिए। इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा, इनवर्ट लगेगा, ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा डायरेक्शन मार्क करने का तरीका। जब भी डायरेक्शन मार्क करना हो, दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन करिए। द फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। आउटवर्ड इफ बोथ द चार्जेज ऑफ सेम नेचर, और इनवर्ड होगा अगर चार्जेस क्या हो, अपोजिट नेचर के हो, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और देखते हैं, ये तो रहा डायरेक्शन निकालने के लिए। अब समझते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये तो हो गया वैक्यूम में फोर्स निकालने के, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि चार्जेस हमेशा कहाँ हो, वैक्यूम में हो सकता है कोई मीडियम भी हो इसके बीच में। तो उस केस में इफ़ द चार्जेस आर इन एनी मीडियम, तो एफ वी के एफ लिख रहे हैं FM, FM मीन्स चार्ज इन मीडियम। दिस इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आपका आएगा FV/FM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल K, या इसी को हम लोग कहते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू कैपिटल K। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और या K कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और K को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। और यहाँ पे एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखिए
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यह मीडियम की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। परमिटिविटी क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। इन दोनों को डिवाइड किया। अब बोर्ड की क्लासेज में इसका डेफिनीशन पूछा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी का या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनीशन पूछी जाती है। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। पहली चीज़, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स क्या होगा? कट जाएगा। तो या तो इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम इसके टर्म में डिफाइन कर लें या फिर इसके टर्म में। मान लीजिए इसके टर्म में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। या फिर इसके टर्म में अगर डिफाइन करेंगे तो कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज एट सेम डिस्टेंस इन एनी मीडियम। तो ये डेफिनेशन हो गई। अगर अब इसको मैं मान लीजिए इस वाले टर्म को और इस टर्म को इक्वेट कर दूँ तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये ध्यान रखिएगा, 1, 2 और ये तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा। ये तीनों फॉर्मूले काम के इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अगर ये एप्सिलॉन की वैल्यूज मैं यहाँ रख दूँ इक्वेशन 2 में तो देखिए क्या आ जाएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ, जगह हो, देखते हैं इसको। तो ये आपका आ गया। एक तो एफ वी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पहला इक्वेशन। एफ एम फोर्स इन एनी मीडियम, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे हम रख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला ये आपका एफ वी अपॉन एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तीन फॉर्मूले जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन या चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना होगा, किसी मीडियम में निकालना होगा, तो के ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको अलग से गिवन होगी। और ये वैल्यूज तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यूज देखिए यहाँ लिखी हुई है। ये के इक्वल टू, ये स्मॉल के है, ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम की स्क्वायर। तो ये आपका गिवन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ क्या होती है, इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़। जितना ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ वैक्यूम और एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, और बाकी कोई भी मीडियम होगा के की वैल्यूज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब के की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि चार्जेस अगर एयर में है तो उस केस में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बाकी कोई भी मीडियम होगा तो फोर्स की वैल्यूज़ क्या होगी? डिक्रीज करेगी या घटेगी, ठीक है। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो स्केलर फॉर्म में हमें यूज़ करना है। क्लियर? दूसरी चीज़ थोड़ा और समझते हैं बेटा। ये मैंने आपको समझाया कि ये एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ठीक है। और आपको बताया था चार्जेस कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, किसी बॉडी पर ये चार्जेस होंगे। तो इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है? मान लीजिए दोनों सिमिलर चार्ज है, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है और इस पर फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ये F12 इसको लिखते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और इसको लिखते हैं F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चार्ज, दोनों फोर्सेस, पहली चीज़ दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। और तीसरा, दोनों का नेचर सेम है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM। दैट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों जो फोर्स वो डिफरेंट बॉडी पे लगने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। चार प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। ये चार प्रॉपर्टी अगर किसी भी पेयर ऑफ फोर्सेज में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब उन पेयर्स को, उन फोर्सेज को हम क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। और अगर एक्शन रिएक्शन पेयर कहीं पे भी है
तो वहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो ये ध्यान रखिएगा, कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, मतलब F12 इक्वल टू माइनस साइन F21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, और दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। तो ये तो रहा आपका कूलम्स लॉ। इस पर अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्योंकि हर चैप्टर को पहले चैप्टर से लिंक करके और जितने भी क्लास 11th के टॉपिक हैं सब पे कूलम्स लॉ के को लिंक करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, आप इसको नोट कर लीजिए। तब इसके बाद इस पर बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बाद तब हम लोग इस पर सवाल करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। कूलम्स लॉ जो था वो सिर्फ दो चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दिया गया, लेकिन ज़रूरी है कि दो ही चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस। तो उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे। क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई चार्ज है आपका कैपिटल Q, ठीक है, इस पे आपका मान लीजिए हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और कई सारे चार्जेस दे रखे हैं। मान लीजिए Q1 है, ये डिस्टेंस R1, ये Q2, ये R2, ये Q3, ये R3, ये Q4, ये R4, सॉरी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कूलम्स लॉ के हेल्प से इस चार्ज और इस चार्ज के बीच ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए इसके और इसके बीच में जो फोर्स है वो है F1, ठीक है, कौन सा फोर्स है, F1। इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके और इसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सपोज कर लिए हुआ है F2, और फिर तीसरा F3 और चौथा है आपका F4। चूँकि ये सारे जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पहले हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, फिर इन चारों फोर्सेस को वेक्टरली ऐड कर लेंगे और ये आपका F नेट आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। तो तरीका क्या होगा बेटा, पहले दो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, कूलम्स लॉ से, जो कि फॉर्मूला भी बताया गया है, और सारे फोर्सेस को फिर वेक्टरली ऐड कर लेंगे। अब आपको एक चीज़ पता है कि बिना वेक्टर के कोई भी सवाल इसमें से होंगे नहीं, तो इसलिए वेक्टर आप प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी कुछ शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो शॉर्टकट पे ही आते हैं। तो उस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। इस पर सवालों को मैंने कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग चैप्टर के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस हैं, पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर पे, फिर आपका काइनेमेटिक्स को रिलेट करता हुआ, फिर आपका वर्क और एनर्जी को रिलेट करता हुआ, फ्रिक्शन को रिलेट करता हुआ, ग्रेविटेशन को रिलेट करता हुआ, सर्कुलर मोशन को रिलेट करता हुआ, SHM को रिलेट करता। तो सारे चैप्टर्स को कूलम्स लॉ से लिंक किया जा सकता है। और मैं कैटेगराइज करके, आप अपना पेन और कॉपी उठाइए और एक एक चीज़ें नोट करते जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल फर्स्ट कैटेगरी जो है चार्ज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, या कह सकते हैं सवाल की जो कैटेगरी है, पूरे चैप्टर को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं टाइप 1। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप, इसको कहते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं टाइप 1। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अभी मैं सिर्फ आपको स्केलर फॉर्म का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। और दूसरा टाइप 1 में पहली कैटेगरी जो सवाल की होगी, कैटेगरी 1, इसमें बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर। तो देखिए, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में कुछ सवाल 5-7 सवाल ज्योमेट्रिकल फिगर पे करेंगे। फिर सेकंड कैटेगरी आपका उसमें काइनेमेटिक्स होगा, फ्रिक्शन होगा, NLM होगा, वर्क और एनर्जी होगा, इस पे। फिर थर्ड कैटेगरी आएगी, SHM को जोड़ेंगे।
फिर इस तरह से अलग अलग पार्ट में फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस में मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस होंगी। तो फर्स्ट कैटेगरी शार्ट में लिखा मैंने कैटेगरी 1 बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर। चलिए सवाल इस पे शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसकी साइड सपोज कर लीजिए R दे रखी है, ठीक है। इन तीनों पे चार्ज Q रखा हुआ है। क्या रखा है? चार्ज Q। इसको मान लीजिए यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है और यह पॉइंट C है। क्वेश्चन ये है फाइंड, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक चार्ज के बारे में चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए ना दिया हुआ हो तो हम लोग चार्ज को मान के चलेंगे कहाँ पर है, एयर में है। तो अगर किसी और मीडियम में होगा तो अलग से दिया होगा, और अगर नहीं कुछ कहा जा रहा तो हम क्या मान के चलेंगे, एयर को मान के चलेंगे। क्वेश्चन ये है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट C। जो C पॉइंट पर, C वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ उस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा कि फोर्स की वैल्यूज़ क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये C पॉइंट है, ठीक है। इसे ऊपर कर लेता हूँ, C पॉइंट। इस चार्ज पर कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है? एक तो ये लगा रहा है और एक ये लगा रहा है। दो चार्जेज हैं जो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम करिए कि डायरेक्शन को मार्क करिए। तो इस पर फोर्स, ये चार्ज चूँकि दोनों पॉजिटिव है तो इधर फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। और ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा। दो फोर्स हो गए, क्लियर। अब दोनों का डायरेक्शन तो आपने मार्क कर लिया, दोनों को मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करिए। इस फोर्स की वैल्यूज़ F इक्वल टू, देखिए इसके बीच की डिस्टेंस कितनी R है, तो इसको आप कर सकते हैं K का मतलब वही 9 × 10⁹। बाद में उसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग, सारे सवाल में K ही लिखेंगे। बाद में आप चाहे तो उसकी वैल्यूज को पुट करके लिख सकते हैं। तो K Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q × Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये फोर्स निकल गया इनके बीच का, डायरेक्शन अपने मार्क कर लिया। फिर इसको कैलकुलेट करिए, F इक्वल्स टू ये भी आएगा K Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। दोनों फोर्स निकल गए, लेकिन अपने को क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों को वेक्टरली ऐड कर लेंगे। देखिए कैसे वेक्टरली ऐड करेंगे। ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और आपको बताया गया है कि अगर दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और उनके बीच की एंगल 60 डिग्री है। एक तो देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आपने नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला या वेक्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये देखिए ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर बच्चे को याद होगा। लेकिन चूंकि कंपटीशन में आपके पास टाइम इतना कम होता है तो शॉर्टकट भी आपको याद होना चाहिए। क्या है वो, अगर मान लीजिए पहली चीज़, अगर इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है। अगर आपको वेक्टर को सही से पढ़ना है तो वेक्टर का मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना करके यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आप तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि अगर दो फोर्सेज हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है, और उनके बीच की एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों का नेट जो होगा वह क्या होता है, F√3। F नेट इक्वल्स टू आएगा F√3। इसका मतलब F की वैल्यूज कितनी है, K Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर √3। तो ध्यान रखेंगे, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच की एंगल 60 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वह F√3 होगा। और समझिए, अगर मान लीजिए 120 डिग्री दिया होता है तब F नेट कितना आता, F नेट इक्वल टू तब F आता। और अगर थीटा इक्वल्स टू मान लीजिए 90 डिग्री दिया होता है तब उस केस में F नेट इक्वल टू कितना आता है, F√2। ये पूरा वेक्टर में पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसको जरूर एक बार वेक्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। और अगर आपने वेक्टर पढ़ा हुआ तो इसमें भी रखेंगे तब भी आपका रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये होगा पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इस पर।
कैटेगरी 1 में चल रहा है, टाइप 1 का कैटेगरी 1। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस पर। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन और करते हैं बेटा इस पे। आपसे कहा गया कि मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी साइड आपको दे रखी है 10 मीटर। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितनी है 10 मीटर है, और तीनों वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे टॉप वाले पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। कितना है ये 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वह है 100 माइक्रोकूलम, यहाँ है -100 माइक्रोकूलम, और जो इस साइड का मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, इस पे जो चार्ज है वह 75 माइक्रोकूलम है। कितना है 75 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो आपसे पूछा ये गया है फाइंड द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। फाइंड फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ये आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सपोज कर लीजिए वर्टेक्स ए है, ये आपका बी है, और ये सी है, और ये मिड पॉइंट है एम है आपका। ठीक, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड कितनी दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, आपको इस पे फोर्स पूछा गया, तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, इस फोर्स पर जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं सबका डायरेक्शन मार्क करिए। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये आपका जो 75 माइक्रोकूलम ये भी पॉजिटिव है, तो पहले तो इसको ज्वाइन करिए, और ये जो फोर्स होगा वो इधर होगा। तो 3 फोर्सेज आपके पास आ गए। मान लेते हैं ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, और ये आपका F3 है। ठीक, तीनों का डायरेक्शन मार्क कर लिया, तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करिए। देखिए क्या है, रेड कलर से लिखता हूँ। ठीक है, ये F3 की वैल्यूज़ क्या होगी, देखिए यहाँ, या अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ। F1 की वैल्यूज़ सबसे पहले निकाल लें, F1 तो ये आ जाएगा K, यहाँ 1 माइक्रोकूलम, यहाँ 75 माइक्रोकूलम, तो K Q1 Q2, तो Q1 कितना हो गया 1 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम में था, कूलम में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आपका 75 × 10⁻⁶ अपान, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 10 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये 5 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √75। ठीक है, तो ये आपका होगा √75, इसका स्क्वायर करिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 75, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है R²। इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका आ गया 75 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया K, और ये × 10⁻⁻12, इतना न्यूटन आ गया। ये किसकी वैल्यूज हो गई, F1 की वैल्यूज हो गई। चलिए F2 और F3 निकालते हैं। F2 कितना होगा, F2 ये है, तो ये आपका आएगा K Q1 Q2 का मतलब 100 × 1, और माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, तो ये होगा 100 × 1 × 10⁻12 अपान इसके बीच की डिस्टेंस है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 100, ये यहाँ कैंसिल हो गया आपका, तो यह आ गया K × 10⁻12 न्यूटन। तीसरे को कैलकुलेट करिए F3 आपका आएगा, देखिए इसके बीच की भी डिस्टेंस 10 है, चार्जेस वही है, सिर्फ डायरेक्शन अलग आएगा, तो सेम आएगा ये वैल्यूज, K × 1 × 100 × 10⁻12 अपान 100, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया K × 10⁻12। ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन ऑलरेडी आपने मार्क कर लिया। अब देखिए इस चार्ज पर इन फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, इसको अब आपको वेक्टर कायदे से आना चाहिए, तभी आपका सवाल सॉल्व होगा। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं। ये एंगल कितनी होगी, ध्यान दीजिए, ये एंगल होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इधर की एंगल कितनी बचेगी, ये देखिए टोटल एंगल हो गया 180, और ये हो गया 60, तो इधर हो गया कितना 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री।
मतलब F2 और F3 के बीच जो एंगल है वह 120 डिग्री है, और F2 और F3 का मैग्नीट्यूड ज़रा देखिए सेम है ये। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनके बीच के एंगल 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वह सेम वेक्टर के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ, इधर लिखते हैं, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 कितना आएगा? देखिए F2 और F3 का रिजल्टेंट जो है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का वह हमेशा एंगुलर बाइसेक्टर से पास करेगा। ये 120 डिग्री है तो इसका मतलब 60 से पास करेगा। ये एंगल कितना है? 30, तो ये भी होगा कितना आपका? 30 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया F2 और F3 का रिजल्टेंट। कितना आएगा ये? देखिए ये आ गया, इसको मान लेते हैं हम लोग F4 की वैल्यू आ गई F2 के इक्वल। F2 या F3 दोनों में बराबर ही है, तो आप लिख सकते हैं इसको K इंटू 10⁻⁻12, ये F4 आ गया। अब आपके पास एक फोर्स हो गया F4 और एक हो गया F1, इनके बीच की एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्री। और दोनों F1 देखिए कितना है, ये है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, F1 का और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के बीच की एंगल कितनी है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट ऑफ F2 और F3 चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिए इक्वल टू F4, और F4 की वैल्यू आ गई K इंटू 10⁻⁻12। ठीक, नेक्स्ट निकालिए रिजल्टेंट ऑफ F4 एंड F1 क्या आएगा? दोनों 90 डिग्री पे है, तो F नेट ये फाइनल रिजल्ट होगा, दिस इक्वल्स टू, देखिए F4 और F1 बराबर है, तो ये आ जाएगा F1√2, क्योंकि F1√2 लिखे चाहे F4√2 लिखे, तो ये वैल्यू आ गई K √2 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये आपका नेट फोर्स हो गया। और दूसरी चीज़, इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच की एंगल 90 डिग्री, तो हमेशा इनका जो रिजल्टेंट होगा इनका बाइसेक्टर से पास करेगा। बाइसेक्टर से पास होने का मतलब क्या हुआ कि 45 डिग्री पर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका नेट फोर्स हो गया, चाहे आप इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें बेटा। चलो और सवाल इस पे करा जाए, ज्योमेट्रिकल फिगर पे। वेक्टर भाई आप लोग ढंग से याद करिए, नहीं अगर तैयार है तो वेक्टर पहले देख लीजिए पूरे वीडियो को, जो शॉर्टकट स्पेशली बताए हैं वो आपको याद होना चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी, सवाल आएंगे नहीं, समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, क्या है क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, ये आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर पे चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं। ठीक, और ये साइड इसकी दे रखी R यूनिट। तो आपसे पूछा गया इस पॉइंट को अगर हम मार्क कर दें A, B, C और D, क्वेश्चन ये है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट D, वर्टेक्स D। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेटा, डायरेक्शन को मार्क करते हैं। ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। ये इस पे इधर, और ये ज्वाइन करेंगे आप तो ये फोर्स इधर होगा। 3 फोर्सेज हो गए, और तीनों का फिर आपको रिजल्टेंट निकालना है, फाइनल रिजल्ट वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका, सपोज कर लीजिए इस फोर्स को मैं F1 कह रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा K Q² अपान R², क्योंकि इसके भी स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या हैं? सेम है। ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं इसको F2, K Q² अपान R², ये भी सेम आएगा। ये R है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से R√2 हो जाएगा। तो इसकी F3 की वैल्यूज हो जाएगी K Q², और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2R²। ये 3 फोर्सेज हो गए। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, किसी बॉडी पर 3 फोर्सेज लग रहे हैं, इसको मैं अलग बना रहा हूँ। ये एक चार्ज Q है जिस पे एक फोर्स इधर लग रहा था K,
के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जिसको मैंने F1 लिखा, एक फोर्स इधर लग रहा है F2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, एक फोर्स इनके बाइसेक्टर पे आ रहा 45 पे F3 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर। ठीक, सिर्फ इन्हीं का रिजल्टेंट निकालना है। ये वेक्टर का सवाल है पूरी तरह। कूलम्स लॉ का तो काम खत्म हो गया, हमने सिर्फ F1 F2 F3 की वैल्यू लिख लिया, ये आपका कूलम्स लॉ का काम खत्म हो गया। अब आपको सिंपली इसको वेक्टर से इसका सम कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच की एंगल कितनी है 90 डिग्री। तो अभी आपको सिखाया, अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच की एंगल 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास करेगा और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वह F√2 होगा। तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में आएगा इसका और इसका रिजल्टेंट, दिस इंटू √2 के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अंडर √2। अब देखिए इस डायरेक्शन में दो फोर्स हो गए, एक ये और एक ये ऑलरेडी है, दोनों को जोड़ लीजिए वही नेट आपको आ जाएगा। तो F नेट की वैल्यूज कितनी हो गई, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या काम बनाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ 1/2 प्लस यहाँ आएगा √2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और एंगल कितनी होगी 45 डिग्री पर, ये समझ में आ गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आपको अगला सब क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए अगला सवाल इसी स्क्वायर पे ही करते हैं। देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है और यहाँ पे रखा है। आपसे ये कह रहा है इफ़ यू प्लेस्ड अ चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर का मतलब क्या होता है, डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ क्यू, ठीक है। इस चार्ज, इस पॉइंट को वो मान लेते हैं, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स, क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट O पॉइंट पे जो बेस चार्ज है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, डायरेक्शन को मार्क करिए। इस चार्ज पर ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा और ये वाला चार्ज किधर लगाएगा, इधर। और इस सारे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो नेट कितना आ जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो इसका रिजल्ट आ गया F नेट इक्वल टू 0। ठीक, आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है, साइड R है, तो ये डायगोनल R√2 होगा, उसका हाफ ये होगा। ये आपका R√2/2, मतलब ये हो जाएगा R/√2। ये भी डिस्टेंस R/√2, ये भी R/√2, ये भी R/√2। और वैल्यूज़ को लिख करके एक दूसरे को क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। आपको पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं हम लोग बेटा, उसको सीधे सीधे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसका मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट तो नेट 0। इसी तरह इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, स्क्वायर पे ही। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक आपका स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर पे सारे कॉर्नर्स पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है इस O पॉइंट पे, O इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मान लीजिए स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है R, ये सारे इक्वल हैं, ठीक है। इस सेंटर पे पूछ रहा कि क्या चार्ज हम रखें, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट O सच दैट होल सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये है, फाइंड
मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज प्लेस्ड at O such that whole system is in equilibrium। ठीक, ये आपका सवाल है। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज कैपिटल Q प्लेस किया O पॉइंट पर, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे चार्ज सिमेट्रिकल हैं, तो किसी एक का होल सिस्टम, अच्छा इस पे तो अगर इसको हम पॉजिटिव रखते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो चाहे इसको पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए अगर मान लीजिए इसको हम पॉजिटिव करते हैं इस वाले को, तो देखिए ये चार्ज ये वाला चार्ज पूरे सिस्टम का क्या मतलब, पहले एक पे चेक करते हैं इस पर, तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो बाकी भी इसी तरह से इक्विलिब्रियम होंगे। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये Q है आपका, और ये चार्ज इधर लगाएगा, ठीक। अब एक चीज़ ये बताइए, इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट तो इधर ही जाएगा, वही पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। अगर यह भी चार्ज पॉजिटिव हो तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा इसी डायरेक्शन में, तो क्या यह इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं। इसका मतलब ये जो चार्ज सेंटर पे रखा जाना है वह पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्या होगा? नेगेटिव, पहली चीज़। तो पहला तो ये पता चल गया कि जो चार्ज का नेचर होगा वह क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, देखिए इसको समझते हैं। इसके बीच में फोर्स अभी आपको समझाया था कैसे निकालेंगे। F इक्वल टू क्या आएगा? KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, मान लेते हैं F1, और ये भी उतना ही आएगा, इसको भी F1 ही लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। चलो F2 ही लिख दे रहे हैं। F2 इक्वल टू KQ स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और ये वाली वैल्यूज कितनी हो जाएगी? F3 इक्वल टू KQ स्क्वायर अपान 2R स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? यस, समझ में आया? इन तीनों का रिजल्टेंट आपको अभी सिखा चुका हूँ। इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, और ये कितना आएगा? KQ स्क्वायर अपान R स्क्वायर अंडर रूट 2। ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ लेते हैं तो नेट फोर्स जो आया F नेट, ये आया KQ स्क्वायर अपान R स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक। ये तो ये और ये इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यूज है। अब एक चीज़ ये बताइए, ये इसका तो नेचर हमने निकाल लिया नेगेटिव है, यह इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इस पे उतना ही फोर्स इधर लगे, तभी नेट इस पे क्या आएगा? 0 होगा, और ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके और इसके बीच का फोर्स कैलकुलेट करिए। फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q, क्या आएगा फोर्स? F इक्वल्स टू KQ अपान, ये डिस्टेंस कितनी होगी अभी आपको कैलकुलेट कराया था, ये तो R√2 होगा, उसका हाफ, मतलब R√2 अपान 2, इसका मतलब R अपान √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर अपान ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है आपको? इक्वल कर देना है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तभी नेट फोर्स क्या आएगा? 0। तो देखिए ये वैल्यूज आपका KQ स्क्वायर अपान R स्क्वायर विद इन ब्रैकेट अंडर √2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, ये आपका आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q इंटू 2 अपान R स्क्वायर। हम देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। एक तो K कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, इसमें से एक Q कैंसिल हो गया, तो हमें कैपिटल Q निकालना था, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो कैपिटल Q इक्वल्स टू Q अपान 2, और यहाँ क्या बचा आपका? 1/2 प्लस √2, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा इसका, और जो साइन होगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए इसको नोट करिए, अच्छा सवाल था ये। देखिए और इस पे 1-2 सवाल करते हैं।
मान लीजिए ये एक हेक्सागन है। क्या है? हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है ये, कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ चार्ज रखा है Q, यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q। ठीक, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। ये वर्टेक्स खाली है, ध्यान रखना है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इस पे आपका देखिए, ये चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये चार्ज फोर्स इस पे इधर लगाएगा, एक दूसरे का नेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसी तरह से ये चार्ज फोर्स इधर लगाएगा और ये वाला चार्ज इधर लगाएगा, इस पे नेट क्या होगा? ज़ीरो। सिर्फ बचता है ये चार्ज। ठीक है, मान लीजिए रेगुलर हेक्सागन था, इसकी साइड R दे रखी है, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा, सिर्फ एक ही फोर्स बचता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो साइड है ये कितनी होती है? ये जितने भी है ये बन रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, और ये साइड R दे रखी है, तो ये भी आपका क्या होता है? R होता है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी R निकल गई, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यूज क्या है बेटा? ध्यान रखिएगा, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यूज मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, कॉन्स्टेंट ही आप इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका हेक्सागन का क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको ज्योमेट्रिकल फिगर पे बेस्ड होंगे। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर आप नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं उस क्वेश्चंस को बता दूंगा। देखिए एक सवाल, एक सर्कल है। सर्कल क्या है ये समझिए, एक वॉच है, सर्कुलर वॉच। ठीक, इस वॉच का जो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है इस वॉच का? 1 मीटर। ठीक, और यहाँ पे आपको पता है वॉच में यहाँ पे नंबर कितनी होती है? 12 होता है, यहाँ नीचे 6, यहाँ 3 और यहाँ कितना होता है? 9। ठीक है, इस सेंटर पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। कितना रखा? 1 कूलम चार्ज। और यहाँ पे नंबर आपका होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ आपका हो गया 10 और यहाँ हो गया आपका 11। इस घड़ी पर जितने मार्क किए गए हैं 1 2 3 उतने कूलम चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे 12 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने कूलम चार्ज है। क्वेश्चन ये, रेडियस इधर दे रखा है इसका बेटा। क्वेश्चन ये फाइंड, इस पॉइंट को मैं O कर दे रहा हूँ, सेंटर को। क्वेश्चन ये है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम placed at सेंटर O। सेंटर पे जो चार्ज रखा हो इस पे आपको कैलकुलेट करना। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी जो ज्योमेट्रिकल फिगर बहुत तरीके के हो सकते हैं। आपको मैंने ट्रायंगल का करा दिया, स्क्वायर का करा दिया, फिर आपका हेक्सागन का करा दिया, पेंटागन पे हो सकते हैं, सर्कल पे हो सकते हैं। दीज आर द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ज्योमेट्रिकल फिगर पे बेस्ड जो कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कैटेगरी आपकी खत्म होती है। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस इतनी। इस पर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट सेक्शन में और सारे इस पे क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, अब न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, थैंक यू।